जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आशय है भारतीय संविधान से पूर्व भारत में कौन सा संविधान चलता था और भारत में संविधान की शुरुआत कब से हो गई थी। तो भारत में संविधान की शुरुआत जानेंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए जानते हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की शुरुआत होती है कंपनी का जो शासन था 1773 से स्टार्ट हुआ था, 1858 तक चला। वहां से 1773 में पहली बार कंपनी मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। देखिए, ब्रिटिश कंपनी का कोई हक नहीं था कि भारत के फेवर में या भारत के लिए या भारत पे अध्यारोपित करने के लिए एक्ट लेकर आए। लेकिन उस समय ब्रिटिश ने क्या किया था, ब्रिटिश जो थे भारत में, उन लोगों ने भारत के कुछ क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया था, जिसमें से मुख्य था बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो बंगाल, मद्रास और बम्बई तीन प्रेसिडेंसी जो थी वह किसके हाथ में आ चुकी थी? ब्रिटिश लोगों के हाथ में आ चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हमारे हाथ में आई चुकी हैं तो अब क्यों ना हम अपने ही यहाँ पर एक्ट लेकर आते हैं, हमारा ही संविधान चलाते हैं। तो इन्होंने तभी से अपना संविधान चलाना चालू कर दिया। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके अंतर्गत भारत में जो पहले प्रेसिडेंसी का गवर्नर पद हुआ करता था, इसको कन्वर्ट करके भारत गवर्नर जनरल का पद निजात किया गया। गवर्नर जनरल के नीचे दो गवर्नर हुआ करते थे, एक मद्रास का हुआ करता था, दूसरा मुंबई का हुआ करता था। इसके बाद में इसी एक्ट के तहत बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर का जो गठन किया गया था वह इसलिए किया गया था कि कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही थी और इसकी राजनीतिक जो सत्ता चला रही थी उस पर निगरानी की जाए। इसके बाद में इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में 1774 में हाई कोर्ट की भी स्थापना की गई। तो इस तरह से कई सारे लिखित कागजात के अनुसार भारत में शासन चलाया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी भारत में? सन 1600 में आई थी। ये याद रखिएगा, हम इतिहास में भी पढ़ेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में भारत में एंट्री ली थी। 150 साल तक उसने व्यापार किया। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा। किसके खिलाफ लड़ा था? सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ा था। किसने लड़ा था? क्लाइव ने लड़ा था, लॉर्ड क्लाइव ने, जो गवर्नर हुआ करता था उस समय उनका। तो उसने 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा। प्लासी के युद्ध में जीत हासिल करने के बाद उन लोगों से हरजाना भी लिया और बहुत सारा भारत को क्षति भी पहुंचाई और यहाँ पर अपने कदम भी रख दिए, अपना वर्चस्व दिखा दिया कि भाई हम भारत पे राज भी कर सकते हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा। बक्सर के युद्ध में तो ये तय हो गया कि अब अंग्रेजी शासन करेंगे। 1764 के बाद में वह किंग मेकर की अवस्था में आ चुके थे, किसको राजा बनाना किसको नहीं बनाना। तो अपने पिट्ठुओं को वह उठाकर राजा बनाया करते थे। पिट्ठू मतलब जो उनकी बात माने, जो उनके लिए डोनेशन दे, जो उनको रिश्वत दे, जो उनको इनाम दे, उनको वह राजा बनाया करते थे और भारत का खजाना लूटा करते थे। भयंकर तरीके से इन लोगों ने लूट खरोश की है। इसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे 1773 जब आया तो अंग्रेजों को लगा क्यों ना हम ही राज करने लगे। तो इन्होंने अपना एक एक्ट बनाया था जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। इसके बाद में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट जो था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, कौन थे? पिट जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनके द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश शासन का एक प्रतिनिधि मंडल था जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे नजर रखता था, कंपनी के शासन पे रखता था। मतलब कि यहाँ से द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। द्वैध शासन मतलब कंपनी जो कर रही है उस पर निगरानी कौन रख रहा है? ब्रिटिश सरकार ने रखना चालू कर दिया। मतलब कि ब्रिटिश सरकार का यहाँ से इंटरफेयर चालू हो गया। किस में चालू हो गया? भारत की शासन व्यवस्था में हो गया। इसके बाद में आता है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट।
1833 में इसके बाद में चार्टर एक्ट आया। इस चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब वह भारत का गवर्नर जनरल हो गया। कैसे हो गया? देखिए, इतिहास को भी इससे जोड़ते चलिए। इतिहास को कैसे जोड़ेंगे आप? सबसे पहले नंबर 1757 में केवल बंगाल पे इन लोगों ने आक्रमण किया। इसके बाद में बंगाल पे अपना वर्चस्व बनाया, फिर मद्रास जीता, मुंबई जीता। 1764 तक इन्होंने 3 प्रेसिडेंसी जीत ली थी। बंगाल छोटा मोटा नहीं था। आज का जो बंगाल है वो तो कुछ है ही नहीं। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, ये सब उसी का राज हुआ करता था बंगाल का। तो अब धीरे धीरे करके ये लोग क्या करते चले गए, अलग अलग राज्यों को जीतते चले गए, हड़पते चले गए। जैसा कि 1798 में वेलिजली आ गया, तो लॉर्ड वेलिजली, इसने सहायक संधियां नीति करी, अवध को भी हड़प लिया, हैदराबाद से भी सहायक संधि कर ली। इस तरह से इसने सहायक संधि करके प्रसार कर लिया। तो भारत के लगभग 60 से 70% भाग में इन्होंने अपना वर्चस्व कायम कर लिया। जब वर्चस्व कायम कर लिया तो वह बंगाल का गवर्नर जनरल क्यों कहलाएगा? तो वह तो भारत का ही गवर्नर जनरल कहलाएगा ना। तो 1833 में जो था बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। और यहाँ पर किसे बनाया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर किसे बनाया गया था? गवर्नर बनाया गया था वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था, राइट, वारेन हेस्टिंग को। इसके बाद में चार्टर एक्ट के द्वारा किसे बनाया गया था? चार्टर एक्ट के द्वारा विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, राइट। इसके बाद में आता है हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। देखिए, एक्ट में और भी सारी विशेषताएं थी, जरूरी नहीं कि हम नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब और विशेषताएं नहीं थी। इसके लिए आप एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है सिविल सेवा की, बहुत शानदार बुक है, उसको आप डीपली पढ़िए, आपको और भी विशेषताएं मिलेंगी। पर मोटे तौर पे अभी हम ये पढ़ते चलते ताकि आपको एक मोटे तौर पे एक अंदाजा हो जाए कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ठीक। इसके बाद में 1853 का चार्टर एक्ट आया। इस चार्टर एक्ट की क्या खासियत थी? इसकी मुख्य खासियत जो थी, इसमें सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता की गई, निष्पक्ष प्रतियोगिता की गई, जिसके लिए मैकाले समिति, मैकाले नामक व्यक्ति था, उसने 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया था, जिससे अब भारतीय लोग भी सिविल सेवा में जा सकते थे। पहले भारत की सिविल सेवा में उच्च पदों पर केवल अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, लेकिन 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसके द्वारा सिविल सेवा जो है भारत के लोगों के लिए भी चालू कर दी गई। थोड़ी थोड़ी सी इन लोगों ने क्या छूट देना चालू करी मैकाले समिति के बाद में, राइट। इसके बाद में यहां 1857 में एक सैनिक विद्रोह हो जाता है। सैनिक विद्रोह मतलब मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस खोलने से साफ मना कर दिया कि मैं मुंह से चर्बी वाले कारतूस नहीं खोलूंगा, इसमें गाय की चर्बी होती है और ये हमारी जो है धार्मिक आस्था के खिलाफ है। तो वहाँ से सैनिक विद्रोह चालू होता है। तो उसी टाइम पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से भी युद्ध होता है, उसी टाइम पर तात्या टोपे भी उभर के आते हैं, उसी टाइप पर नाना साहब भी उभर के आते हैं। तो कई सारे राजनेता उस समय उभर के आते हैं। तो जब सैनिक विद्रोह होता है किसी भी देश में या किसी भी शासन में, सैनिक विद्रोह सबसे बेकार विद्रोह माना जाता है, क्योंकि सैनिक विद्रोह जो हमारा रक्षक है वही हमारा भक्षक बन जाता है। तो इस कंडीशन में पूरी व्यवस्थाएं अस्त और व्यस्त हो जाती हैं। तो सैनिक विद्रोह बड़ा ही घातक होता है। जैसे ही ब्रिटिश सरकार ने यहाँ से इंटरफेयर करना चालू कर दिया था, 1784 का जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट लाए थे, द्वैध शासन लाए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेकर आए थे, यहाँ से इंटरफेयर करना चालू कर दिया था। तो इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे भारत में तो हलचल मच गई, सैनिक विद्रोह हो गया, सैनिक लोग अंग्रेज सैनिकों को मारने लगे, गोलियां मारने लगे और उनकी लाशें बिछा दी, भयंकर तरीके से नरसंहार किया। तो इस सैनिक विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक चाल खेली कि भाई आज से जो आपके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी की कमांड थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आप पर शासन कर रही थी, उसका शासन हम निस्तानाबूद करते हैं, ख़त्म करते हैं और इस पे जो शासन करेंगे वो हम करेंगे, महारानी विक्टोरिया शासन करेंगी। अरे भाई, महारानी विक्टोरिया सुन के कई लोग तो खुश हो गए, पता नहीं विक्टोरिया कौन है, कैसी हैं, अच्छी लगती बुरी लगती। एक हमारे राजा थे, उनने तो कोई नूरी दे दिया, ये लो महारानी गिफ्ट में पकड़ो, खुश हो जाओ, इंप्रेस हो जाओ। पर महारानी का इंप्रेस होने वाली, महारानी को होता क्या है एक हीरे से, महारानी के पास तो देशों की संख्या पड़ी है, हीरो की क्या बात है। तो यहाँ पर बहुत सारी हलचल हुई। तो यहाँ से ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हुआ 1858 से। 1857 की क्रांति के बाद से भारत पर किसका, कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म और यहाँ से सीधा सीधा शासन चला गया ब्रिटिश
ताज के हाथों में ब्रिटिश, क्राउन के हाथों में ब्रिटिश, क्वीन के हाथों में महारानी विक्टोरिया के हाथों में। बात एक ही है, कुल मिला के अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ही भारत को संभालेगी, भारत को चलाएगी। इसके बाद में आता है हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम क्या था? भारत शासन अधिनियम हमने पढ़ लिया, सैनिक विद्रोह के कारण उपजा था। इसमें ताज का शासन हो गया, महारानी विक्टोरिया देखने लगी, और यहाँ से जो भारत में गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था वह खत्म कर दिया। खत्म कर दिया मतलब भारत का गवर्नर जनरल का पद खत्म करके भारत में एक नए पद को इजाद किया जिसका नाम रखा गया वायसराय। वायसराय की यदि हम बात करें तो लॉर्ड कैनिंग पहले भारत के वायसराय थे। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को खत्म कर दिया गया। इसके बाद में हम देखेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ये अधिनियम कोई खास नहीं थे, बस इसी अधिनियम में कुछ ना कुछ संशोधन करते जाते थे। जैसे कि हमारा 1950 में जो संविधान लागू हुआ था उसमें 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, सुधार हो चुके हैं। तो इसी तरह से इनमें सुधार किया गया। मुख्य रूप से परिषद से आप याद रखिए, इनमें विधान परिषदों का गठन किया गया। जगह जगह पे विधान परिषदें का गठन किया गया, चुनाव करवाने की प्रक्रिया डाली गई। हालांकि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ करते थे और प्रत्यक्ष भी नहीं हुआ करते थे, वह अलग बात है। इसके बाद में मैंने थोड़ा सा 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है वह मैंने इसे माल्य मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया गया? इसमें विधान परिषदों की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई और मुख्य रूप से इसमें थोड़ी सी धार्मिक सांप्रदायिकता आ गई, क्योंकि ये जो 1909 का माल्य मिंटो सुधार था, इसके अंतर्गत ये अधिनियम था, इसके अंतर्गत किया गया कि मुस्लिम जो प्रतिनिधि थे उनको चुनने का अधिकार केवल और केवल मुसलमानों को दिया गया। यहीं से मुख्य रूप से देखा जाए तो पाकिस्तान की मांग बढ़ने लगी थी, क्योंकि पाकिस्तान वही लोग मांग रहे थे जो कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मुख्य रूप से मुस्लिमों का, भारत का नहीं, भारत के लोगों का नहीं, केवल और केवल मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो उन लोगों ने अब उन्होंने कहा कि अब तो हमें कानूनी हथियार मिल चुका है, हमारा चुनाव मुसलमान ही करेंगे। अब मुसलमान करेंगे तो हम जगह और ले लेते हैं मुसलमानों के लिए। तो उन लोगों ने वहीं से पाकिस्तान की थोड़ा सा दिमाग में बना लिया कि अब तो हमें पाकिस्तान लेके रहना है। पाकिस्तान मतलब जहाँ पे हम रहेंगे, मुसलमान रहेंगे। लेकिन वह दुखद बात है कि वो पूरी तरीके से ना तो पाकिस्तान के हो पाए ना भारत के हो पाए। चल बसे मोहम्मद अली जिन्ना तभी चल बसे थे, उन्हें पता चल गया था मैंने गलत काम किया। ठीक है, इसके बाद में क्या आया? भारत शासन अधिनियम 1919। इससे इसे क्या बोला जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को मांटेक चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भारत सचिव जो थे वो मांटेक थे और वायसराय जो थे वो कौन थे? चेम्सफोर्ड, इसलिए इसे मांटेक चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इसी अधिनियम के तहत भारत में दो सदन की व्यवस्था की गई, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए गए, विधानसभा लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई, संख्या बढ़ाई गई और भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा मौका मिला। तो इस तरह से क्या हुआ? 1919 के बाद भारत में लोगों का वर्चस्व विधानसभा की ओर, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा इनकी ओर बढ़ने लगा, लोग इसमें एंट्री करने लगे। तो यहाँ पर तो देखा जाए तो यहाँ पर तो एंट्री होने लगी। इसके बाद में यहाँ पर अपना गरम दल और नरम दल भी काम कर रहा था कांग्रेस का, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। उधर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी काम कर रहे थे। इधर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के लिए लिखित रूप में दिमाग में चला ही रहे थे कि भाई मुझे भारतीयों के लिए हक की लड़ाई लड़ना है और भारतीयों के लिए ये सुविधाएं दिलवाना है, संविधान कैसा बनेगा। और दलितों के लिए भी, दलितों की अवस्था उस समय बहुत बेकार थी, इतनी बेकार स्थिति थी जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत ही दयनीय थी। लेकिन वर्तमान में सब एक हैं, सब एक जैसे रहते हैं। बाबा साहब का संविधान है, समानता का अधिकार सबको देता है, सब समान रूप से हैं। इसके बाद में आया भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 जो था वो मुख्य अधिनियम था जिसने भारत के संविधान की आधारशिला रखी या पृष्ठभूमि तैयार की। भारत शासन अधिनियम 1935 ने। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद में भारत आज़ाद हो गया। 1947 तक ये अप्लाई रहा। 1945 के बाद में ये देखा गया
कि भाई भारत में भी अपने खुद के संविधान की ज़रूरत है। क्योंकि क्या था कि भारत जो शासन अधिनियम 1935 था, ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। हालांकि इसमें भारतीयों को काफ़ी छूट दी गई थी। वो छूट इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि वह दया खाते थे, वह छूट इसलिए दी गई थी क्योंकि यहाँ से हमारे लोग संसद में जाने लगे थे, तो वो लोग नियम पे साइन नहीं करते थे। हम एग्री नहीं है भैया, हम नहीं करेंगे साइन, ऐसा नहीं, ऐसा नियम बनेगा। तो यहाँ तक आते आते काफ़ी ज़्यादा छूट मिलने लगी थी। आरबीआई की स्थापना हो चुकी थी और भी भारत में कुछ अच्छा होने लगा था। लेकिन फिर भी भारत को अपना एक संविधान चाहिए था। भारत को अपना संविधान चाहिए था, तो इन्होंने सोचा भारतीयों ने कि भाई भारत का संविधान कैसा हो, भारत के संविधान का प्रारूप कैसा हो। तो उन्होंने सबसे पहले ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को देखा, ढूंढा जिससे विश्व में सबसे ज़्यादा शिक्षा का अनुभव हो, और वह व्यक्ति केवल एक ही था भारत के अंदर, वह थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास जितनी डिग्रियां थीं, इतनी भारत में किसी पर भी नहीं थी। तो प्रारूप समिति मतलब कि संविधान का ढांचा कैसा होगा, संविधान किस तरह से बनेगा, इसका अध्यक्ष जो है बाबा साहब अंबेडकर को बनाया गया। और बाबा साहब अंबेडकर ने ये जो दायित्व मिला था, इसे बखूबी से निभाया और सभी भारतीयों के लिए एक अच्छा संविधान बनाकर पेश किया। इस संविधान को बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान सभा में अपना संविधान प्रस्तुत कर दिया कि ये रहा संविधान जो मैंने बना दिया है, इसको देख लीजिए और लागू कर दीजिए। अगर आपको कोई कमी रहती है तो वह बताइए। फिर क्या हुआ, फिर 2 महीने का इंतजार किया। 2 महीने का इंतजार क्यों किया, 26 जनवरी आने का, क्योंकि 26 जनवरी हमारा जो है संविधान लागू हुआ, इसलिए हम सेलिब्रेट नहीं करते। ये हमारा 1930 से ही स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो इन्होंने कहा भाई 2 महीने और रुक जाते हैं, 2 महीने बाद हमारा स्वाधीनता दिवस आ रहा है 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। तो 2 महीने बाद 1950 लग गई, क्योंकि नवंबर 1949 में तैयार हो गया था। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान भारत के लिए समर्पित कर दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जानेंगे कि भारतीय संविधान कैसा है, भारतीय संविधान में कितनी समितियां काम कर रही थी, भारतीय संविधान में बाबा साहब के अलावा भी किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, और भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं भी। तो इसी के साथ मैं लेता हूं विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।